नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमलजीत सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम वैदिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहला प्रश्न, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ए 1500 से ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, बी 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक, सी 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक, या अनिश्चित। इसमें से आंसर क्या होगा? कौन सा आंसर होगा इसमें? ए। जो पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल है वो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ए 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, बी 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक, सी 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक। ये पूर्व पै नहीं है, पू नहीं है, ईस्वी तक, अनिश्चित। ये लास्ट में ये पू नहीं है। ठीक है, तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल क्या माना जाता है? सोचो। उत्तर वैदिक काल संस्कृति का काल माना जाता है बी 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। तीसरा क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य जो शब्द है उसका क्या शाब्दिक अर्थ है? वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, डी विद्वान। पहला ए है वीर या योद्धा, बी श्रेष्ठ या कुलीन, या सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, डी विद्वान। आर्य शब्द का अर्थ शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या आंसर होगा इसमें? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है दोस्तों, बी आंसर होगा इसमें। आगे चलें। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, बी वह घुड़सवारी किया करते थे, सी वे कई जोड़ों में भारत पहुँचे या झुंडों में पहुँचे, जोड़ों में या झुंडों में पहुँचे। ये जोड़ों की बजाय यहाँ झुंडों ज़्यादा बेटर रहेगा, झुंडों में। डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इसमें क्या आंसर होगा? जो प्रारंभिक कार्यों के बारे में असत्य कथन है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? क्या आंसर होगा इसमें? आंसर होगा वे संस्कृत बोलने वाले थे, ये बिल्कुल सही है। वे घुड़सवारी करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, ये बात भी सही है। लेकिन वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। वो मुख्यतः नगरों में निवास नहीं करते थे। वो जो वैदिक काल संस्कृति है वो ग्रामीण संस्कृति कहलाती है। मोहनजोदड़ो की जो संस्कृति है वो नगरीय संस्कृति कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आंसर हो जाएगा मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये असत्य कथन है, बाकी ये तीनों सत्य कथन है। आगे चलें। निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस फसल का उनको ज्ञान नहीं था? तंबाकू का, चावल का, गेहूं का, या जौ का? किस किस का ज्ञान
था और इसमें से किसका नहीं था, इसमें नहीं था पूछा है। तो कौन सी फसल के बारे में वैदिक काल के लोगों को नहीं पता था? तो इसमें जौ का उनको पता था, गेहूं का पता था, चावल का पता था, लेकिन तम्बाकू के बारे में उनको ज्ञान नहीं था। तम्बाकू की जो फसल है उसके बारे में नहीं पता था। वैदिक काल में तम्बाकू को नहीं पहचानते थे। ठीक है दोस्तों, छठा क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? अर्थवन, श्रमण, यजमान, श्रेष्ठिन। जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो धार्मिक अध्यापक होते थे, उनको क्या कह करके बुलाया जाता था, किस किस नाम से संबोधित किया जाता था उनको? क्या आंसर होगा इसमें? श्रमण। जो ये ब्राह्मण विरोधी और वेद विरोधी थे अध्यापक, धार्मिक अध्यापकों के नाम, उसको किस नाम से संबोधित किया जाता था? श्रमण नाम से संबोधित किया जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग छंदोगाय उपनिषद, अर्थवेद, शुल्ब सूत्र, शतपथ ब्राह्मण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग बताओ क्या होगा इसमें आंसर? इसमें आंसर होगा सी, शुल्ब सूत्र है वो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है दोस्तों, आंसर हो जाएगा इसमें सी। आठवां क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस प्राचीन संस्कृति के बारे में किस वैदिक संस्कृति के बारे में किस वेद में दी गई है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या सामवेद? ए अर्थवेद, बी यजुर्वेद, सी ऋग्वेद, डी सामवेद। प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में किस में मिलता है हमें पढ़ने के लिए? कौन से वेद में इसकी जानकारी मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है हमें ऋग्वेद में। ठीक है दोस्तों, और जो वेद हैं वो भी चार हैं, अर्थवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सोमवेद। ये ही हमारे चार वेद भी हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलें तो हमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। बी वेद, उपनिषद, ब्राह्मण्य, आरण्य। सी उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्य। डी वेद, आरण्य, ब्राह्मण और उपनिषद। तो इसमें क्या आंसर होगा? उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या होगा? सही क्रम पूछा है, सही क्रम। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या होगा? ए आंसर होगा इसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद को हम संहिता भी कह देते हैं, जैसे अपनी आईपीसी, सीआरपीसी है वो भी संहिता है, कानून है। उसी प्रकार से वेद में भी कानून के बारे में जानकारी लिखी गई है पुराने टाइम की। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ए आंसर सही हो जाएगा, वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद।
ठीक है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का यही सही क्रम है। आर्य भारत में कब आए? कब आए, कब आए नहीं, कब कहाँ से आए, ये कहाँ से आए। कहाँ से आए, कहाँ से आए, आर्य भारत में कहाँ से आए? ए यूरोप से, बी मध्य एशिया से, सी पूर्वी एशिया से, डी अन्य क्षेत्रों से। तो आर्य भारत में कहाँ से आए थे बताओ? यूरोप से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, या पूर्वी एशिया से आए थे, या अन्य क्षेत्र से आए थे? तो आर्य हैं वो मध्य एशिया से आए थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। 11वां क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, कृषि, शिक्षा, या व्यापार व्यवसाय? क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था, कृषि था, शिक्षा था, व्यवसाय था, क्या था? तो इसमें आंसर हो जाएगा पशुपालन। ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था, और पशुपालन में गो, जो गाय है, वो मुख्य रूप से उसको माना जाता था और पूजा जाता था। ठीक है, आगे चलें। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहाँ कहा जाता है? जो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ है, कौन से ग्रंथ में इसकी जानकारी मिलती है? भारतीय जो संगीत है आदि ग्रंथ कहाँ से जानकारी मिलती है, किस वेद से मिलती है? ऋग्वेद से, उपनिषद से, यजुर्वेद से, सोमवेद से? ए में ऋग्वेद, बी में उपनिषद, सी में सोमवेद, डी में यजुर्वेद। जो भारतीय संगीत है आदि ग्रंथ कहाँ से जानकारी मिलती है? तो इसमें क्या आंसर होगा? सी आंसर होगा। सोमवेद है, इसमें संगीत के बारे में जानकारी मिलती है हमें। इसमें संगीत के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। प्रथम विधि निर्माता कौन है? सेल्यूकस, चाणक्य, चंद्रगुप्त, या मनु? प्रथम विधि निर्माता कौन थे, यानी कानून, कानून के निर्माता कौन थे? प्रथम विधि निर्माता कौन थे? इसमें क्या आंसर होगा? डी आंसर होगा। जो मनु थे वो प्रथम विधि निर्माता थे। ठीक है दोस्तों, मनु थे वो प्रथम विधि निर्माता थे। ठीक है दोस्तों, आगे। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। जो कृष्ण भक्ति है उसका प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद, महाभारत, कोई नहीं? तो इसमें क्या आंसर होगा? श्रीमद् भागवत गीता था, या गीत गोविंद था, या महाभारत था? कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है?
कौन सा आंसर होगा इसमें? ए आंसर होगा। जो कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवत गीता ही है, जिसमें कृष्ण भक्ति के बारे में मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा आंसर? ए, श्रीमद् भगवत गीता। 15 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? जो ऋग्वेद है उसमें संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? जैसे अब फिलहाल रुपया है, रुपया दे करके हम कोई चीज़ खरीद सकते हैं, तो ऋग्वेद में हम कोई भी वस्तु खरीदने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते थे? ऋग्वेद में किस चीज़ का उपयोग करते थे लेन देन के लिए? कोई भी चीज़ लेनी है, गेहूँ, आटा, दाल, पुराने टाइम में जो भी होता था, जौ, चना, तो वो संपत्ति के रूप में किस चीज़ का उपयोग किया जाता था? गोधन का, भूमि का, ए या बी दोनों, या डी कोई नहीं? क्या आंसर हो जाएगा इसमें? इसमें आंसर हो जाएगा ए। जो गाय है उस टाइम विनिमय का साधन गाय था। जो विनिमय का साधन है वो क्या था? गाय था। कोई भी वस्तु ज़रूरत पड़ती तो गाय के बदले में वस्तु खरीदी जाती थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। उपनिषद काल में राजा श्रावस अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे। विदेह के, केकय के या काशी के या पांचाल के? विदेह, केकय, काशी या पांचाल? राजा अश्वपति शासक कहाँ के थे उपनिषद काल में? तो इसमें क्या आंसर होगा? जो अश्वपति राजा थे वो केकई के थे। जो हमारा पहले पंजाब था, जो बटा नहीं था, उसमें ये केकई प्रदेश आता है। अब फ़िलहाल तो पाकिस्तान में चला गया, पर ये जब बटा नहीं था, कंप्लीट भारत था, तो उसमें केकई प्रदेश था। जो रामायण में हम केकई के बारे में पढ़ते हैं, तो ये केकई वही केकई प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, 17वां नंबर क्वेश्चन, महर्षि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादक दार्शनिक प्रणाली है? महर्षि द्वारा कौन सी है? पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन? जो महर्षि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादक दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें? कौन सी है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादक दार्शनिक प्रणाली? सांख्य दर्शन। ठीक है दोस्तों, जो कपिल मुनि, महर्षि कपिल मुनि थे, उनके द्वारा प्रतिपादक दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन है। ठीक है। भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? हस्तिनापुर से, अंतरजी खेड़ा से, तक्षशिला से, कौशाम्बी से? कहाँ से मिलते हैं? भारत के किस स्थान खुदाई लौह धातु के प्रचलन के प्रमाणित प्रमाण, प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? बताओ। हस्तिनापुर से मिलते हैं, या अंतरजी खेड़ा से मिलते हैं, या तक्षशिला से मिलते हैं, या कौशाम्बी से मिलते हैं? कहाँ से मिलते हैं? तो इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा अंतरजी खेड़ा से। अंतरण जी खेड़ा से हमें
लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। 19 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्न में से संकलन है ऋग्वेद पर आधारित है, यजुर्वेद में, सामवेद में, अर्थवेद में या कोई नहीं? किस में मिलता है? जो ऋग्वेद का संकलन है वो किस पर आधारित है? निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है, तो इसमें क्या आंसर होगा? इसमें होगा आंसर बी। सामवेद है उसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। निम्न में से कौन सा प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? इसमें शामिल नहीं है, नहीं है। भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद या यजुर्वेद? कौन सा शामिल नहीं है? भगवत गीता नहीं है, या ब्रह्मसूत्र नहीं है, या उपनिषद नहीं है, यजुर्वेद नहीं है। प्रस्थान त्रयी में शामिल कौन सा नहीं है? त्रयी का मतलब तीन, तीन होते हैं, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? यजुर्वेद है वो शामिल नहीं है, भगवत गीता शामिल है, ब्रह्मसूत्र शामिल है, उपनिषद भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। कर्म का सिद्धांत संबंधित है ए मीमांसा से, बी न्याय से, सी विशेष शिक्षा से, डी वेदांता से, वेदांत से? क्या आंसर होगा इसमें? कर्म का सिद्धांत संबंधित है, किस से संबंधित है कर्म का सिद्धांत? मीमांसा से है, या न्याय से है, या विशेष शिक्षा से है, वेदांत से है? किससे है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ए। ये मीमांसा दर्शन है, इसमें कर्म का जो सिद्धांत है वो संबंधित है। ये मीमांसा जो दर्शन है इसमें कर्म कांड की बात की गई है, कर्म कांड की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता, चरक संहिता, चरक संहिता नामक पुस्तक किससे संबंधित है? धर्म पर है, राजनीति पर है, अर्थशास्त्र पर है, या चिकित्सा पर है? किस पर है? चरक संहिता किससे संबंधित है? चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से। चरक और चिकित्सा, चरक और चिकित्सा। ठीक है दोस्तों, यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है? यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता किस में चलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, ब्राह्मण ग्रंथ में, यजुर्वेद में? जो यज्ञ संबंधी बातें हैं, यज्ञ से संबंधी विधि विधान है, यज्ञ की प्रक्रिया है, यज्ञ के बारे में उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है, किस वेद से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है, सोमवेद से मिलता है, ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है, या यजुर्वेद से मिलता है? जो यज्ञ संबंधी जानकारी है हमें, यज्ञ से संबंधित है यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है इसमें
मंत्रों का उच्चारण मिलता है। मंत्रों की जानकारी हमें यज्ञ से संबंधित मंत्र हैं, उनकी जानकारी किससे मिलती है? यजुर्वेद से मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये वैदिक काल से महत्वपूर्ण प्रश्न थे, 23 प्रश्न थे। ठीक है दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट और बनाएंगे, और अच्छे लगे तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। और किसी भाई को कोई भी अगर डाउट हो तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है, उसके मैं डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।